फिर आप पूरी कॉपी अच्छे तरीके से भर लेंगे। इसके बाद आपको कॉपी कैसे लिखनी है, हिंदी की कॉपी कक्षा 10 की 2026 में बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको एक कॉपी लिखनी है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। आपकी कॉपी आपने भर लिया और वो जो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक होगा वो आपकी कॉपी की एक एक चीज़ चेक करेगा कि कहीं आपने रोल नंबर मिस्टेक तो नहीं की है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, पेपर कोड गलत हो गया नो टेंशन, केंद्र का नाम गलत हो गया नो टेंशन, डेट गलत हो गई नो टेंशन, दिन गलत हो गया नो टेंशन, विषय भी एक बार गलत हो गई तो नो टेंशन। बट अगर आपका गलत होता है रोल नंबर एक भी पॉइंट, तो केवल और केवल टेंशन की बात है। क्योंकि रोल नंबर पर पूरी आपकी परीक्षा निर्भर करती है, पूरी परीक्षा आपके रोल नंबर पर ही टिकी है। क्योंकि बिना रोल नंबर के आपको कैसे आपके अंक आपकी मार्कशीट पे चढ़ेंगे। तो ये दो चीजें जो हैं रोल नंबर अंकों में और शब्दों में, इसीलिए दो बार लिखाया जाता है कि अगर आप अंकों में गलत कर दें तो कम से कम शब्दों में सही लिखें। तो ये रोल नंबर और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इस बार क्यूआर कोड आएगा, हो सकता है आपके डिटेल जो हैं उस क्यूआर कोड के अंदर हों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी कोशिश करो कि यहाँ पर भी कोई मिस्टेक न हो, क्योंकि कवर पेज सबसे पहले देखा जाता है कि एग्जामिनर के द्वारा, हालांकि इससे अंकों का कोई लेना देना नहीं होता है। अब अब जो है कॉपी में कौन सी चीज़ कितने शब्दों में लिखनी है, कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी की कॉपी है, कैसे लिखना है हिंदी की कॉपी। अब आपको मिलेगा पेपर, पेपर में वर्णनात्मक खंड आएगा बा, आपको वर्णनात्मक खंड बा लिख देना है। ठीक है, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी आप बनाएं, और ये भी ध्यान रखें कि इतनी भी हैंड राइटिंग ना बनाएं कि जो समय आपका बचा हुआ है वो समय ही आपका चला जाए। मतलब केवल हैंड राइटिंग बनाने पर भी पूरा ध्यान आपको नहीं रखना है कि जो 3 घंटे 15 मिनट हैं उसमें आप केवल हैंड राइटिंग ही बनाते रह गए, बाकी काम आपका हो गया। तो ये कॉपी आपको कायदे से समझना है, डेमो के लिए तैयार की गई है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 21 या प्रश्नोत्तर संख्या 1 आएगी, ये हर पेपर में बदल जाता है, तो अपने पेपर के अनुसार आपको देखना है। तो सबसे पहले नंबर पे खंड बा में पहले नंबर पे एक होता है गद्यांश, 2 गद्यांश होते हैं, 2 गद्यांशों के नीचे दिए होते हैं 3-3 प्रश्न, जिनमें से आपको केवल और केवल एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न जो दिए होते हैं उनके उत्तर उसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना होता है और अपने आप से पहचान के लिखना होता है। सबसे पहले आपका लिखने को आता है संदर्भ, ये है आपका संदर्भ। अब आपको ध्यान देना है कि इस संदर्भ को कैसे लिखना। देखो यहाँ पर जिस तरीके से आपको लिख के बताया गया है, पूरी की पूरी एक कॉपी आपके लिए ही तैयार की गई है। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पर बताया गया है आपको सेम वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम या प्रस्तुत गद्यावतरण के या प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चूंकि प्रश्न ये था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, प्रश्न होगा संदर्भ लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह आपको 2 अंक यहाँ पर मिले। रेखांकित अंश की व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। अब यहाँ देखो कोई लिख गया है जबकि कोई होना चाहिए, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। पूर्ण विराम, कामा, हलंत, बिंदी के हालांकि नंबर भले ना कटें, बट आपको हिंदी में ध्यान रखना है, चूंकि व्याकरण आपकी मजबूत है ऐसा एग्जामिनर को फील होता है और वो बहुत अच्छे अंक दे देता है। तो 2 अंक यहाँ पर भी अगर आपने अच्छे से व्याख्या कर दी तो मिल गए। इसके बाद तीसरा एक प्रश्न बनेगा कि लेखक क्या कहना चाहता है, तो वो आपने लिख देना है। तो यहाँ पर भी 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूर्ण विराम लगाना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, कॉपी में हाशिया इधर खींचना है, चाहे आप 1 लाइन खींचे चाहे 2 लाइन खींचे स्केल से, बट हाशिया इधर नहीं खींचना है।
इधर मत खींचिए, कोई ज़रूरत नहीं होती, इधर ही खींच दीजिए जितना खींचना है, एक स्केल का या एक स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा से, यहाँ से भी खींच सकते हैं, लेकिन इधर इधर कुछ नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे इधर प्रश्नोत्तर संख्या और वो सब डाल देते हैं, तो इधर कुछ नहीं लिखना होता है। और अगर आप इधर प्रश्नोत्तर संख्या जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर डाल रहे हैं, तो आपको इधर भी हाशिया खींचना चाहिए। चूंकि ये हाशिया क्यों होता है, ये हाशिया टिप्पणी लिखने के लिए होता है। कॉपी में इसका महत्व तो क्या है, कॉपी में ये क्या है, इस क्यों होता है ये हाशिया, क्या ज़रूरत है इस हाशिए की। तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको जो टिप्पणी लिखनी होती है, ठीक है, जैसे स्कूल में आपकी कॉपी चेक की गई कि यहाँ पर 2 गलतियाँ हैं, कृपया सुधारें, तो वो टिप्पणी इसमें लिखेगा कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, टिप्पणी लिखिए, तो वो टिप्पणी लिख देगा आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कृपया सुधारें। तो ये सब जो स्पेस होता है इसमें एक बोर्ड एग्जाम में तो अंक देने के लिए ये होता है। बाकी जो स्कूलों में आपको कॉपी मिलती है, स्कूलों में आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपका ये यहाँ पर टिप्पणी लिखना, अंक देना, कोई एग्जामिनर के द्वारा सजेशन, वो लिखा जाता है। तो इस तरह गद्यांश में पूरे अंक मिल जाएंगे और ऐसे ही लिखना आपको, इसीलिए ये कॉपी तैयार की गई है कि कहीं त्रुटियां हैं तो वो भी बताई जाएंगी। अब अगला पेज आता है। अगला पेज जो आता है भैया वो आपका आता है पद्यांश का, यानी कि एक कविता के नीचे 3 प्रश्न काव्य के नीचे दिए होंगे, उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कविता की व्याख्या के माध्यम से देना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे पद्यांश है तो पद्यांश के नीचे अंडरलाइन बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी जैसे लिखा है तो हिंदी पे अंडरलाइन कर सकते हैं, पद्य खंड के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, जो पाठ का नाम है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, और रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं लेखक का नाम, तो इसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन करने से एक एग्जामिनर जो होता है तो उसको लंबा नहीं पढ़ना पड़ता और आराम से वो देखेगा हिंदी, चींटी और पंत, यहाँ पे 2 अंक आपको मिल गए संदर्भ के। तो संदर्भ कैसे लिखना है वो आप जान लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए था, बट इतनी बारीकियों से कॉपी नहीं चेक होती है कि आपकी एक एक बिंदु देखे जाएं, लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं जो देखते भी हैं, इसलिए आप अपनी ओर से सब चीज़ें मजबूत रखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या इसके बाद आएगी, जो भी अंश रेखांकित होगा उसकी व्याख्या आपको कर देनी है, 2 अंक इसके होंगे। इसके बाद अगला एक प्रश्न उसी का कविता से पूछा जाएगा, वो प्रश्न का उत्तर आप यहाँ दिया गया है, तो आपको यहाँ पर उत्तर सही सही लिख देना। तो इस तरह यहाँ पर भी पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 23वां सवाल, यानी तीसरा या 23वां कह सकते हैं, कहीं तीसरा होगा तो कहीं 23वां होगा। वाराणसी नगरी बहुप्रशंसन्ति। अब ये क्यों लिखा गया है, इसे कहते हैं आद्यंत। क्या कहते हैं, इसे आद्यंत कहते हैं। आद्यंत का मतलब कि उसका प्रारंभ भाग और प्रारंभ के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द, कि हम कौन से गद्यांश का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, हल दे रहे हैं। इससे एक एग्जामिनर को पता चल जाता है। कुल मिला के 100 की सीधी एक बात है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सहूलियत देनी है। ध्यान रखिए, नंबर 1 पे पहले जो प्रश्न आता है आप उसको पहले करेंगे, परंतु सारे प्रश्न लगभग आपको आते हैं तो आपको क्रमबद्धता अपनानी है, एक सीरियल से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है, तो बच्चे ने यहाँ संदर्भ लिखा, आद्यंत लिख दिया, तो इससे पता चल गया कि इस गद्यांश का अनुवाद किया जा रहा है। संदर्भ लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृति खंड। ये संस्कृति शब्द गलत है, यहाँ पर संस्कृत होना चाहिए, ये असली शब्द ये है। ठीक है, तो जब गलत होता है तो सीधे निगाह वहाँ पर जाती है, बट इतने मिस्टेक के अंक नहीं कटते हैं। वाराणसी देखो यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए, यहाँ पर भी वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। चलो, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है वो भी समझ लीजिए आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता था, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत गलत नहीं है, सही है।
फिर हिंदी में अनुवाद, तो आपको केवल हिंदी में अनुवाद नहीं, हिंदी अनुवाद डाल देना है। हिंदी में अनुवाद थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बाकी कोई गलत नहीं है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। तो इस तरह, अब चूंकि पेपर सामने नहीं है, पेपर की ज़रूरत भी नहीं, हमें आपको केवल बताना है कि कैसे आपको लिखना है। तो भैया आपके यहाँ पर भी जो ये संस्कृत का एक गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, यहाँ पर भी आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाते हैं। इसके बाद 24, अब देखो नया प्रश्न जो है ये हमेशा नए पेज से प्रारंभ करना है। नया प्रश्न नए पेज से प्रारंभ करना है, ठीक है। हाँ, नया प्रश्न जो है वो नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। चूंकि ये 23वां प्रश्न था, उसका उत्तर आपने दे 24वें का अगले पेज पे देना है। यहां पर ये त्रुटि है। इन त्रुटियों का मैं जितनी भी कॉपी आपको दिखाऊं, सारी कॉपियों में गुणदोष में जरूर दिखाता हूं, और गुणदोष दिखाने के साथ ही आप समझ पाएंगे कि एक अच्छी कॉपी कैसे लिखनी है, और अंततः आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और अच्छी कॉपीज लिख के आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रबुद्धो ग्रामीणः का है, हाँ, तो प्रबुद्धो ग्रामीणः का ये एक श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से अवतरित है। भाई ठीक है, और हिंदी में अनुवाद दूर तक जाने वाला है, और शिक्षित है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख्य, चलो ठीक है। कुल मिला के तो यहाँ पर भी इन दोनों चीज़ों के 5 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 25। इसमें क्या होता है प्रश्नोत्तर संख्या 25 में कि आपको अपने जिले के अनुसार पठित खंड काव्य से एक प्रश्न जो पूछा जाता है उसका उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर अरावली सर्ग पूछा गया है 5 अंकों में। इन्होंने अरावली सर्ग भी लिखा है, और अच्छे से एक ब्लैक पेन से कोटेशन लिखा है, अच्छे से कोटेशन लिख दिया है। तो कोटेशन लिख दिया है तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद जो आता है अगला सवाल आता है जीवन परिचय का। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़े अंक समझ लो जीवन परिचय का। 5 अंकों का जीवन परिचय होता है। 5 अंकों के जीवन परिचय में आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपके मन में बड़ा सवाल यही रहता है सर जीवन परिचय कैसे लिखें। हालांकि ऑलरेडी हम चैनल पर बता चुके हैं कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय यानी ये फ्लो चार्ट बना लेना है। इसके अंक तो ना मिलते हैं ना कटते हैं, परंतु यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको ये डालना है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जिसका जीवन परिचय है उसका नाम जरूर डालना है। संक्षिप्त परिचय इन्होंने लिखा जन्म स्थान माता पिता, कृतियाँ भाषा शैली मृत्यु या विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर 1890 1937 यही देखा गया, और कृतियाँ 1-2 देख के एग्जामिनर समझ गया कि बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त लिखा, उसको सब आता है क्योंकि यहाँ से सब कुछ सही है, तो आगे उसने सही लिखा। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर इधर क्या करेंगे, आप जीवन परिचय पूरा का पूरा कर देंगे। और रचनाएं वैसे तो एक रचना लिखनी होती है, परंतु आपको ज़्यादा आती हैं तो ज़्यादा लिख दीजिए। इस तरह आप 5 के 5 अंक पा जाएंगे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का एक संक्षिप्त परिचय है। अगला एक कवयित्री हैं, यानी कवि या कवयित्री का एक कवि का होता है। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में जन्म स्थान माता पिता, कृतियाँ भाषा शैली मृत्यु या विशेष कुछ लिखना है। तो 1890 1937 यहाँ पर ये बिल्कुल भी गलत हो गया है। पूरा का पूरा जयशंकर प्रसाद का चिपका दिया गया है, जयशंकर प्रसाद का चिपकाया गया है। और भाई हो सकता है बच्चे को विशेष ना आता हो, या चिपका दिया गया, भूल गया, वो लिखना चालू कर दिया फिर उसने, तो ये गलत है। इससे क्या होगा, अंक तो नहीं कटेंगे, बस कट ही जाएंगे। अंक तो एक आध कटना ही है क्योंकि गलत लिखा है फ्लो चार्ट में। और ऐसी गलती आप अगर करेंगे फ्लो चार्ट में तो ये समझिए कि एक अंक तो जाना ही जाना है, और यहाँ पर एक अंक इनका कटेगा भी क्योंकि फ्लो चार्ट छोड़ ही दिया है। वैसे भी फ्लो चार्ट लिखने ना लिखने का कोई अंक नहीं होता है, लेकिन जब आप गलत फ्लो चार्ट लिखेंगे तो अंक जरूर कटेंगे। या तो लिखो ही ना, या तो गलत लिखो, गलत लिखे हो तो उसके अंक कट जाएंगे। फिर जीवन परिचय देखो, इन्होंने आधुनिक युग की मीरा, वो तो सही लिखा है, जीवन परिचय सही लिखा है ना, तो ये जीवन परिचय सही लिखा है, ठीक है। तो इसमें इनको 4 मिल जाएंगे क्योंकि एक तो कटेगा ही।
हाँ 4 मिल जाएंगे। रचनाएं भी इन्होंने सही लिखा है। इस तरह डेमो कॉपी है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे की लिखी हुई ही है ऐसा ही समझ के मैं चेक कर रहा हूँ, ताकि आपको त्रुटियां, दोष और ये सब बताया जा सके। 4 अंक यहाँ पर मिल गए। प्रश्नोत्तर संख्या 27 में आपसे कहता है, 27 या 7 में कहता है कि आप एक श्लोक लिखिए। बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजय, जो इसमें पेपर में ना आया हो, ठीक है, तो इसके 2 अंक आपको मिलते हैं। इसके बाद जो है 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है, प्रार्थना पत्र का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखनी होती है, ये वाली चीज़ यहाँ से इधर इधर थोड़ा बढ़ा के लिखनी होती है। ये है आपकी क्या है, ये है यूपी बोर्ड। और यूपी बोर्ड में जो पत्र का फॉर्मेट चलता है वो स्टेट बोर्ड है, ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से चलता है। यानी ये जो आपकी हिंदी है ये नॉन एनसीईआरटी हिंदी है, नॉन एनसीईआरटी हिंदी है, इसलिए जो यूपी बोर्ड का पत्र लेखन का फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं है। तो इसका पत्र तो सही है, 4 अंक का पत्र होता है, इसलिए इनका फॉर्मेट ना सही होने से इनका 1 अंक कट के यहाँ पर 3 अंक ही मिलेंगे। समझ गए? तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आगे संस्कृत के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देना है 1-1 अंक में, ठीक है। तो 1-1 अंक हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आरोणे ये लिखना चाहिए था। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 आएगा, अंत में एक निबंध आता है। तो निबंध कैसे लिखें, सबसे बड़ी बात, निबंध कैसे लिखें ये हम आपको बता रहे हैं इस कॉपी के माध्यम से। निबंध में सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है। आपका निबंध 7 अंकों का आता है। रूपरेखा ना बनाने से 1 आध अंक मिस भी हो सकता है, काटा भी जा सकता है, इसलिए रूपरेखा जरूर बनाएं। प्रस्तावना, विज्ञान के अनूठे चमत्कार, विज्ञान के अभिशाप, विज्ञान का सदुपयोग, विज्ञान का वरदान, विज्ञान का उपसंहार, ठीक है। चलो अब लिखना इन्होंने चालू किया, प्रस्तावना लिख दिया, चमत्कार लिख दिया, अभिशाप लिख दिया। और यहाँ पर कॉपी का ये जो इतना भाग है छोड़ क्यों दिया भाई? अगर छोड़े हो तो आगे यहाँ पर लिख सकते हो PTO, यानी प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटिए, ठीक है। क्यों छोड़े? पहली बात तो ये जगह छोड़े ही ना, ठीक है, छूट गई तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हेडिंग्स डाल के अच्छे से 3 पेजों में निबंध लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 3 पेजों में। अब जैसे यहाँ पर लिखा है रामधारी सिंह का विज्ञान है तलवार, तो इसे तज दे तू मोह स्मृति के पार, तो इसको थोड़ा सा अगर कोटेशन है तो इसको ब्लैक से लिखना चाहिए, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो अब ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर हाँ यहीं तक कॉपी है, इधर नहीं है, यहीं तक है। अब यहाँ अंत में आपको एक बड़ी गलती नहीं करनी है, अंत में आपको डाल लेना है आपका अनुक्रमांक। अंत में आपको अनुक्रमांक डालना है। अनुक्रमांक डालने के बाद आपको अंकों में अनुक्रमांक डालना है, ठीक है, अंकों में और शब्दों में, ठीक है, दोनों में आपको यहाँ पर अनुक्रमांक डालना है। पहली लाइन में अंकों में अनुक्रमांक डालिए, फिर यहाँ पर आगे लिखिए अंकों में, ठीक है, और लिखना चालू करिए, फिर शब्दों में नीचे ऐसे हेडिंग डाल के लिख दीजिए। इससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर को कि आपने कॉपी ख़त्म कर दी है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है, पीछे कॉपी के कुछ उत्तर पुस्तिका निर्देश लिखे होते हैं, वो ज़रूर आपको पढ़ना है। तो इस तरह हमने देखा इनके कितने अंक कटे हैं। 1 अंक तो यहाँ कट गया है और 1 अंक इस जीवन परिचय में कट गया है, 2 अंक यहाँ पर कट गए हैं, ठीक है। और 2 अंक कट जाने मात्र से इनके पूरे के पूरे इसमें जो मार्क्स मिले हैं वो इनको मिले हैं 50 नंबर की कॉपी लिखनी होती है, तो 50 नंबर की कॉपी में इनको जो मार्क्स मिले हैं वो भैया मिले हैं, कितने मिले हैं बताओ? इनको जो मार्क्स मिले हैं वो 2 अंक कटने से 48 मार्क्स मिले हैं,
48 बचे 50, यानी कुल मिला के 20 अगर इन्होंने OMR में भी सही कर दिए तो कुल मिला के इनको 68/70 अर्थात 70 में से 68 अंक मिल गए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है और कोई भी त्रुटि कॉपी लिखते समय नहीं करनी है। जो भी डाउट्स थे हमने वो क्लियर कर दिए हैं। ओके, धन्यवाद। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भेज दीजिए, क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका आपको अर्धवार्षिक से लेके बोर्ड परीक्षा तक जानना है। जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, जब आप प्री बोर्ड देंगे, जब आप बोर्ड देंगे, तो सब में कॉपी का एक अलग ही इफेक्ट रहता है और सब में कॉपी सही से लिखने की, जो पूर्व परीक्षाएं आपकी प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक हुई, उन परीक्षाओं में भी आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, एक सही फॉर्मेट में लिखनी चाहिए, ताकि आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस पहले से हो जाए। और ये जो प्री बोर्ड होते हैं ये बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए होते हैं।